वेलकम बैक एवरीवन। हमने लास्ट टाइम बायोमैकेनिक्स डिस्कस किया था और बायोमैकेनिक्स में काइनेमैटिक्स ख़त्म कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स में आपने देखा था कि हमने मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, मूवमेंट्स कैसा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो सब पढ़ा था। अब इन मूवमेंट्स को कौन कॉज कर रहा है, जो फोर्सेस कॉज कर रहे हैं, वो हम काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, जो पढ़ के भूल चुके हैं, उनके लिए तो नया ही होगा सब कुछ। तो ध्यान से देखना ये वाला। तो अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं काइनेटिक्स का। काइनेटिक्स थ्रू आउट द बायोमैकेनिक्स चलेगा। फोर्सेस तो मसल जनरेट कर रही है, मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, जो जनरल फोर्सेस यूज होते हैं, जो टॉर्क लगता है, टॉर्क अगली बार पढ़ेंगे, अभी फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक पुश या पुल है जो किसी बॉडी पे लगता है किसी दूसरी बॉडी के इंटरैक्शन की वजह से। वो इंटरैक्शन टच के थ्रू हो, या फिर जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी को हम मानते हैं कि ग्रेविटी हर बॉडी को टच कर रही है, या थ्रू ग्रेविटी हो, एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है इस पे, जो कि केपेबल है इस बॉडी को अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में लाने की, और अगर ये मोशन में है तो इसको मोशन से रेस्ट में लाने की। तो फोर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये आपको पता होगा, ये वैसे भी हम न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट आपको पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब बात आती है मास क्या है, वेट क्या होता है, और इसको अलग अलग सिस्टम्स में क्या इनके एसआई यूनिट्स होते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक सिस्टम है, ये यूएस सिस्टम है, दोनों में अलग अलग यूनिट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम मास और वेट को डिफाइन कर लेते हैं। मास क्या होता है? मास बॉडी के अंदर जो भी मैटर है वो होता है। तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। चाहे आप जो आपका मास अर्थ पे होगा वही आपका मास मून पे होगा। लेकिन जो वेट होता है, वेट होता है उस मास पे क्या ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रही है, वो फोर्स होता है वेट। ठीक है, तो अगर मेरा यहाँ पे मास है 70 केजी, तो मेरा वेट होगा 700 न्यूटन। 70 केजी इंटू एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की लग रही है 9.8 या 10, तो उससे मल्टीप्लाई करके मेरा आएगा वेट। ऐसे ही यूएस सिस्टम में मास को डिनोट करते हैं हम स्लग से, स्लग SLUG। और जो वेट है, वेट जो कि होता है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हम डिनोट करते हैं पाउंड से। ठीक है, या फिर एलबी, एलबी होता है यूएस में। पर हम इन दोनों टर्म्स को, वेट को, मास को, केजी को, पाउंड को, हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, कोई एक फिक्स नहीं है। हम वेट, मैं अपने वेट को 70 केजी बोलता हूँ, पर वेट जनरली क्या होता है? वेट फोर्स होता है। ऐसे ही यूएस सिस्टम में पाउंड, मैंने बोला फोर्स होता है, पर वो अपना वेट पाउंड के फॉर्म में बोलते हैं कि उनका वेट 60 पाउंड्स है या फिर 100 पाउंड्स है, 100 LB है। तो हम अलग अलग डेफिनेशन यूज करते हैं मास और वेट के लिए, और अलग अलग टाइम यूज कर लेते हैं मास और वेट को, वर्ड को। पर मास होता है बॉडी के अंदर कितना मास है, कितना मैटर है, और वेट होता है कि बॉडी पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ग्रेविटी के थ्रू। तो हम जनरली जो मास को लिखते हैं, मास को लिखते हैं केजी में, और वेट को लिखते हैं न्यूटन में। ठीक है, तो मैंने बताया वेट होता है फोर्स, तो फोर्स हम लिखते हैं न्यूटन में। और यूएस में जो मास होता है, मास को लिखते हैं हम स्लग में, और जो वेट होता है उसको लिखते हैं हम पाउंड में। तो मैंने बोला कि हम वर्ड्स कि कोई भी वर्ड किसी के लिए भी यूज कर लेते हैं, हम वेट मास के लिए यूज कर लेते हैं कभी कभार। तो इसीलिए इसको सही करने के लिए हमने दो चीजें करी। हमने क्या किया, यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स को हम लिखते हैं अब KGF। ठीक है, KGF।
और अगर मैं मानूं कि 1 kg के बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को अगर वेट लिखना होगा अपना, तो मैं इस फॉर्म में लिखूंगा 1 kgf। तो मतलब मेरी जो बॉडी मास है वो 1 kg है और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर हमको इसको न्यूटन में लिखना होगा तो ये होगा 9.8 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 1 kg तो बॉडी वेट है, इनटू में एक्सेलरेशन होगा, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो आप न्यूटन में लिखोगे, वेट को न्यूटन में लिखोगे, लेकिन आप इसको 1 kgf भी बोल सकते हो। अगर आप 1 kg बोलते तो ये मास होता, 1 kgf बोला है तो ये फोर्स है, और फोर्स को न्यूटन में लिखना है तो 9.8 न्यूटन लिख सकते हो। मतलब 1 kg के मास पे 9.8 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट करेगा ग्रेविटी का। सिमिलरली यूएस सिस्टम में क्या है, आप एल बी को एल बी एम लिख सकते हो या फिर एल बी एफ लिख सकते हो, ठीक है। एल बी एम डिनोट करता है मास को और एल बी एफ डिनोट करता है वेट को। तो अगर लिखा हुआ है 70 kg, सॉरी 70 एल बी एम, तो 70 उसका मास होगा एल बी में, और अगर लिखा हुआ है एल बी एफ तो वो उसका वेट होगा जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा। तो ये आपको एसआई यूनिट्स दोनों सिस्टम में पता चल गया, मेट्रिक सिस्टम और यूएस सिस्टम में। आप थोड़ी बहुत कन्वर्जन देख लेते हैं, अगर आपको इससे इसमें कन्वर्जन करना है या फिर इन दोनों में कन्वर्जन करना है, इन दोनों का तो आपको पता है। तो अगर आपको इससे इसमें कन्वर्जन करना है तो आप यूज कर सकते हैं 1 LBF विल बी इक्वल टू 4.448 न्यूटन, ठीक है। तो अगर आपको एलबीएफ को, इस वेट को एसआई यूनिट के वेट में कन्वर्ट करना है तो आप ये लिख सकते हैं। और अगर आपको स्लग को एलबीएम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, स्लग बहुत बड़ा होता है, ये दोनों मास बता रहे हैं, एलबीएम भी मास बता रहे हैं, स्लग भी मास बता रहे हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। तो इनको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हो 1 स्लग इज इक्वल टू 32.174 LB। तो ये स्लग से LB में कन्वर्ट हो चुका है और ये LB से न्यूटन में आपने कन्वर्ट कर लिया है। तो ये कन्वर्जन सिस्टम है और आपके नॉर्मल एसआई यूनिट्स। तो हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ ली, एसआई यूनिट पढ़ लिया, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब टाइप ऑफ फोर्सेस जो एक बॉडी पे एक्ट करते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो एक बॉडी पे 2 टाइप के फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जिनका सोर्स आउटसाइड द बॉडी होता है, तो पुश और पुल फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो जो बाहर से किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं वो होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, और जो अंदर से जनरेट होते हैं, जो बॉडी जनरेट करती है, वो होते हैं इंटरनल फोर्सेस। तो ये होते हैं फोर्सेस विद इन द बॉडी, ठीक है, और प्रोड्यूस बाय द बॉडी। दूसरा जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो किसी भी मूवमेंट को फैसिलिटेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और जो इंटरनल फोर्सेस है वो जनरली, इंटरनल फोर्सेस बॉडी प्रोड्यूस कर रही है तो ये मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं, ठीक है, मूवमेंट को इनिशिएट कर रहे हैं। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं ये उनको भी काउंटर बैलेंस करते हैं, ठीक है। दे इनिशिएट द मूवमेंट एंड counteract the external forces। तो एक्सटर्नल फोर्सेस आपको पता चल गया, बॉडी पे कोई भी फोर्स जो बाहर से लग रहा है और वो बॉडी के कांटेक्ट में होना चाहिए तभी हम उसको एक्सटर्नल फोर्स मानेंगे। और ग्रेविटी हम मानते हैं कि हर बॉडी को टच कर रही है। जनरली ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी तो इनविजिबल फोर्स है, तो वो तो बॉडी को टच नहीं कर रहा है, तो हम मान के चलते ग्रेविटी हर बॉडी को टच कर रही है। और उसके अलावा जो भी चीज है वो बॉडी के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, तब जाके वो एक्सटर्नल फोर्स माना जाएगा।
इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जो बॉडी खुद से जनरेट कर रही है। एक्सटर्नल फोर्सेस या तो अगर मैं यहाँ पे वेट रख दूं, यहाँ पे वेट रखा हुआ है तो ये इसको नीचे गिरा रहा है हमारे हाथ को, तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। या फिर अगर मेरे को करना ही एक्सटेंशन था तो ये वेट रख के और इजी हो जाएगा एक्सटेंशन करना, ठीक है, तो ये फैसिलिटेट भी कर सकता है। सिमिलरली इस साइड जो हमारे मसल्स हैं वो फोर्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, फोर्स इनिशिएट करते हैं। और अगर कोई फोर्स हम बाहर से हमको लगता है, जैसे ये जो बॉल थी ये नीचे गिरा रही थी हमारे हाथ को, तो बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे एल्बो को ऊपर पुल किया, तो ये काउंटर करता है हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस को। तो एग्जांपल लिख लेते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस का। एग्जांपल एक तो हो गया ग्रेविटी, ठीक है, पुश फ्रॉम अनदर पर्सन, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। और इंटरनल फोर्सेस का एग्जांपल हो गया फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स। तो अब हमने टाइप ऑफ फोर्सेस खत्म कर लिए। अब एक फोर्स को लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो एक फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर में क्या होता है, एक एरो होता है, उसका एक बेस होता है और एरो हेड होता है। तो ये फोर्स को कैसे बताता है, तो इसका जो बेस है ये बताता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे है, कि फोर्स लग कहाँ पे रहा है, ठीक है। तो ये है फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बेस जो है इसका वो बताता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। जो इसका एरो है जिस डायरेक्शन में, वो बताता है इसकी डायरेक्शन की, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये है डायरेक्शन। और जो इसका ये पार्ट है ये बताता है मैग्नीट्यूड, कि फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है। तो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, जैसे कि इसका वेट है 50 kg, तो 500 न्यूटन लग रहा है, तो वो ये बताता है। तो ये बताता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है वो हम मान सकते हैं कभी कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे हमें स्केल्स गिवन होते हैं कि इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। तो जैसे अगर कोई फोर्स लग रहा है 200 और कोई फोर्स लग रहा है 400, तो ये जो लेंथ है वो हाफ और उसकी डबल हो जाएगी। लेकिन हर जगह ये हम यूज नहीं करते, इसकी लेंथ से हम नहीं मानते कि कुछ मैग्नीट्यूड का लेना देना है। हम साइड में लिखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये डायरेक्शन होता है और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तो फोर्स वेक्टर आपको पता चल गया कि किसी भी फोर्स को आपको डिनोट कैसे करना है। अब ये आपको पता चल गया कि ये लाइन क्या बता रही है, अब इस फोर्स को लिखोगे कैसे। तो अब ये चीज आती है नेमिंग ऑफ फोर्स। तो फोर्स को हम नेम करते हैं एफ हो गया फोर्स ऑफ सोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें कोई फोर्स लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे वेट मान लेते हैं, ये वेट एक फोर्स ग्रेविटी का नीचे लगा रहा था, ठीक है, ये इसका सेंटर मान से यहाँ से ये फोर्स लगा रहा है नीचे। तो ये जो बॉल है ये सोर्स क्या है, बॉल, ठीक है, और वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसकी वजह से ये इस पूरे पे फोर्स लगा रहा है, तो किस पे फोर्स लगा रहा है, आर्म, फोरआर्म और हैंड सेगमेंट में। तो हम इसको लिख लेते हैं आर्म, फोरआर्म, हैंड, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बॉल ऑन आर्म, फोरआर्म, हैंड सेगमेंट। तो इस तरीके से आपको कोई भी फोर्स को लिखना है। आप कोई भी फोर्स को लिख सकते हो कि फोर्स ऑफ मसल ऑन हैंड, आर्म सेगमेंट, फोर्स ऑफ पुश ऑन समथिंग, ठीक है। तो फोर्स आपको ऐसे लिखना है, फोर्स ऑफ सोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स हम पढ़ ही रहे हैं तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी पढ़ते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द मोस्ट कांस्टेंट फोर्स, या कंसिस्टेंट फोर्स, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा लगता रहेगा बॉडी पे, तो ये पढ़ना जरूरी है। तो इसके अंदर तीन चीजें आती है, COG या COM और LOG, ठीक है।
तो COG होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, COM होता है सेंटर ऑफ मास और LOG है लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो ये होते क्या है, तो COG या COM किसी भी बॉडी का वो सेंटर होता है जहाँ पे हम मान के चलते हैं कि बॉडी का सारा वेट कंसंट्रेटेड है और वहीं पे जो है उस पॉइंट पे ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रही है। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सिमेट्रिकल है, तो मैं मान सकता हूँ इसका जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके सेंटर में होगा और इसके सेंटर से ग्रेविटी फोर्स लगाएगी नीचे को, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा नीचे को, तो ये होगी लाइन ऑफ ग्रेविटी, ये होगी लाइन ऑफ ग्रेविटी और ये हो गया COG या COM। तो अगर हमें किसी भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट का COG देखना होता है तो वो जनरली उसका ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। जैसे ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी मान लेते हैं, तो इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहां पे इसका COG लाई करेगा। जो एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका वेट इधर उधर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसमें जो COG होता है वो हेवियर साइड को होता है। जैसे बैट था, तो बैट में हेवियर साइड है ये वाली, तो जो इसका COG होगा वो इधर की साइड कहीं पे होगा, ठीक है, इधर की साइड होगा। ऐसी जो हॉलो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लेते हैं रिंग है, तो रिंग बीच में से खाली है लेकिन इसका जो COG होगा वो यहाँ होगा बॉडी के बाहर। तो जो COG है वो बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है और वो जो एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है उसमें इधर उधर कहीं भी लाई कर सकता है। उसमें ये देखना है कि जो बॉडी का वेट है वो ज्यादा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो भी हमने ये देखे ये तीनों रिजिड ऑब्जेक्ट्स है। रिजिड ऑब्जेक्ट्स मतलब जो फिक्स है, जो चेंज नहीं कर रहे अपनी शेप। तो रिजिड ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है या सेंटर ऑफ मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। चाहे आप इस डब्बे को सीधा खड़ा कर दो, बैट को नीचे लेटा दो, कुछ भी कर दो, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बीच में ही रहेगा। अगर आपने इसको बैट की हत्ती हटा दी अब तो फिर बदल ही जाएगा। लेकिन अगर ये रिजिड ऑब्जेक्ट है ऐसे का ऐसे ही है और आप इसको किसी भी ओरिएंटेशन में रख दो तो इसका सेंटर ऑफ जो मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो हमेशा वही रहेगा। तो हम मान के चलते हैं हमारी बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले तो बॉडी में देखते हैं कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, ऐसे हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन में हम खड़े होते हैं, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो होता है S2 के एंटीरियरली, ठीक है। यहाँ हमारी S2 वर्टिब्रे है, तो ये हमारा COG है, ठीक है, एंटीरियर टू S2 सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे, ठीक है। तो ये हमारा COG है। तो अगर हम मान लेते हैं हमारी बॉडी रिजिड है, हमारी बॉडी रिजिड नहीं है, तो अगर हम मानते हैं कि हमारी बॉडी रिजिड है, ये ऐसे ही रहेगी, तो अगर मैं इस बॉडी को ऐसे कैसे सीधा खड़ा करके नीचे लेटा दूं तो भी इसका जो COG है वो नहीं रहेगा। और अगर मैं इस बॉडी को ऐसे लीन करवा दूं आगे दीवार पे, रिजिड मान लीजिए, ठीक है, कोई भी सेगमेंट मूव नहीं किया अपनी जगह से, तो भी इसका सेंटर ऑफ मास नहीं रहेगा, क्योंकि अभी इधर है इसका जो नीचे वाला है ये इधर है, तो अभी भी ये लाइन नहीं रहेगी। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा वही रहेगा यहाँ पे पहले था। लेकिन जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज कर सकती है। लाइन ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की एक्ट करेगी। तो अभी लाइन ऑफ ग्रेविटी यहाँ से एक्ट कर रही थी नीचे को इस डायरेक्शन में, तो अब लाइन ऑफ ग्रेविटी इधर नहीं जाएगी, लाइन ऑफ ग्रेविटी इधर को जाएगी, और यहाँ पे भी लाइन ऑफ ग्रेविटी इधर को जाएगी, ठीक है। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है हमेशा नीचे चेंज करेगी, लेकिन बॉडी के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो गई है तीनों पोजीशन में। यहाँ पे वो बॉडी के वर्टिकल अलाइनमेंट में थी, यहाँ पे वो बॉडी के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, यहाँ पे बॉडी के ना हॉरिजॉन्टल में ना वर्टिकल में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिजिड बॉडी का सेम उसी जगह रहेगा, लाइन ऑफ ग्रेविटी चेंज कर सकती है, हमेशा नीचे एक्ट करेगी, चेंज करेगी बॉडी के रिस्पेक्ट में। तो हमने बोला कि हमारी बॉडी रिजिड नहीं है, तो बॉडी का जो COG है वो निकालेंगे कैसे। तो बॉडी का COG जो है वो चेंज करता रहेगा, क्योंकि हमारे बॉडी सेगमेंट्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में है। तो अगर मैंने हाथ ऊपर कर दिए एनाटॉमिकल पोजीशन से, तो मेरा ज्यादा वेट जो है ऊपर को चला गया, तो मेरा जो अब COG है वो S2 से ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा। तो हम देख लेते बॉडी का कैसे निकालते हैं।